इंक्लूड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ईच चार्ज। हर चार्ज के साथ सपोर्टिंग साक्ष्य होना चाहिए। बी साइंड बाय द एक्यूज्ड एम्प्लॉय अपॉन रिसीट। जब आप उससे रिसीव कराएं उसको तो उसके सिग्नेचर लें और या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें विद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट पे उसके साइन होके आए। द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द चार्जशीट विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, यूजुअली 15 days, फेलिंग विच द इंक्वायरी में भी प्रोसीड। ये ऐसा लिखा जाता है कि आप 15 दिन में उत्तर दें। यदि आप 15 दिन में उत्तर नहीं देते तो ये माना जाएगा आपको कुछ नहीं कहना है और एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी उसको मौका मिलना चाहिए। वो कहता है मैं बीमार हूँ, ये हूँ, कुछ भी बताता है तो उसको आप अवसर दे सकते हैं। एक थोड़ा सा क्लैरिटी करनी है कि सेकंड वाले पॉइंट पे बी साइंड बाय द एक्यूज्ड एम्प्लॉय अपॉन रिसीट, उसको चार्जशीट जब यहाँ से साइन होकर जाएगी उसको सर्व कराने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे करानी चाहिए, आएगा बाद में या आप बताएं? हाँ अभी हम बताएं, हम बताएंगे उसको बता दीजिए। नहीं नहीं, वो अभी चार्जशीट पे काफ़ी डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इसी से सब कुछ होना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब यहाँ रुक जाइए, चार्जशीट वाले पे थोड़ी बात कर लें। देखिए अक्सर हमने देखा है कि चार्जशीट देते समय सावधानी नहीं बरती जाती है और चार्जशीट में ही फ्लॉ होता है। ठीक है, पहली बात तो हमने कहा कि चार्जेस जो है वो वेग नहीं होने चाहिए। चार्जेस क्रिस्प, क्लियर, प्रिसाइज होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत जगह लिखा जाता है कि आप प्रति परीक्षण कर सकते हैं, आप जीरह कर सकते हैं, और ऊपर किसी साक्षी का नाम लिखा नहीं रहता। मुझे एक जनपद की आरटीओ मैडम ने फ़ोन किया कि वो अजीब अजीब लोगों के नाम ले रहा है कि मुझे इससे बात करनी, इससे बात करनी, इससे बात करनी, और उसने ये लिख दिया मुझे आप ही का प्रति परीक्षण करना, आपका ही, इंक्वायरी अफसर का ही। हमने कहा मैडम आपने चार्जशीट में गवाहों के नाम लिखे हैं क्या? उन्होंने एक भी गवाह का नाम नहीं लिखा। पहली बात आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। ओनली साइटेड विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड। पहले इसको नोट करिए, साइटेड वेयर अभी बताते हैं। ओनली साइटेड, CITED, ओनली साइटेड विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड साइटेड वेयर, साइटेड इन द चार्जशीट। जिनका उल्लेख चार्जशीट में है उन्हीं विटनेसेस को प्रति परीक्षण हो सकता है। पहली बात, इतनी बात समझ आ गई? तो होना क्या चाहिए, चार्जशीट में आपने जो लिखा साक्ष्य नंबर 1, साक्षी नंबर 1, साक्ष्य नंबर 2, साक्षी नंबर 2। साक्ष्य तो हम लिख देते हैं, साक्षी का नाम लिखते नहीं, और नीचे लिख देते हैं आप प्रति परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब प्रति परीक्षण क्या होता है? दो बातें लिखते हैं कि आप परीक्षण और प्रति परीक्षण कर सकते हैं। आप परीक्षण और प्रति परीक्षण कर सकते हैं, दो बातें। तो अब जरा इसकी पहले तो आप बात समझ गए कि जिनका उल्लेख चार्जशीट में है उसी का प्रति परीक्षण किया जा सकता है। जिसका उल्लेख नहीं है उसका प्रति परीक्षण अपचारी नहीं कर सकता। अपचारी वो अपनी तरफ से नहीं दे सकता, अपनी तरफ से क्रॉस एग्जामिन अपने लाएगा, उनका थोड़ी करेगा। अभी वो हम स्पष्ट करते हैं। तो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? जो प्रोसिक्यूशन साइड है, यानी कि चार्जशीट में जो विटनेसेस के नाम लिखे हैं, मान लीजिए 3 विटनेस, ठीक है सर थोड़ी एक क्वेरी थी इसमें, अगर क्या मैं पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे साक्ष्य नंबर 1 दिया, सर कुछ पेपर्स लगे हुए हैं, तो उसमें साक्षी का नाम क्या वो जो पेपर तैयार किया है या उसका होगा, या साक्षी का नाम? जो आदमी उन साक्ष्यों को सिद्ध करेगा उसका नाम होना चाहिए। तो सर प्रस्तुतकर्ता जैसे सर नहीं, अभी प्रस्तुतकर्ता अलग है। अच्छा। अभी हम उसकी बात करें। ठीक, प्रस्तुतकर्ता का नाम आपने लिया, अभी हम उसकी बात करें। ये थोड़ा सा सर क्लियर कर दीजिए। प्रस्तुतकर्ता की बात तो करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना।
वो क्यों है और क्या करेगा अभी देखेंगे। अभी तो केवल चार्जशीट में जो वो लिखा हुआ है उसकी बात देख लें। तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसके जो विटनेसेस हैं, जब प्रोसिक्यूशन साइड अपने विटनेसेस से बात करता है उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इसको नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन इन चीफ। सुनने में लगता है कि ये किसी पद का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। ये पद का नाम नहीं है, ये प्रक्रिया का नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा। तो अगर मान लीजिए 3 विटनेस हैं जो कि चार्जशीट में लिखे हुए हैं, यानी प्रोसिक्यूशन साइड के 3 विटनेस हो गए। तो जब प्रोसिक्यूशन साइड अपने विटनेस से बात करता है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अपने विटनेस से। तो बताइए क्या हुआ था? ठीक, तो दैट इज कॉल्ड मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ। अब प्रति परीक्षा कैसे होगी? जब विटनेस नंबर 1 की एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, मुख्य परीक्षा। मान लीजिए आप विटनेस नंबर 1 है, आपसे बात की। अब इधर ऑपोजिट साइड है। अब इधर से आप हमने पूछा क्या आप जिसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है क्या आप इनका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा चाहते हैं? आपने कहा चाहते हैं। वो पूछिए क्या पूछना, तब आप इनसे जो बात करेंगे, ठीक है, वो प्रति परीक्षा होगी, पहले वाले की होगी। फिर यहाँ पे विटनेस नंबर 2, अब इनकी मुख्य परीक्षा हो गई। फिर हमने आपसे पूछा क्या इनकी मुख्य परीक्षा हो गई है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन चाहते हैं? अगर मुख्य परीक्षा कहने में दिक्कत हो रही तो आप परीक्षा भी कह सकते हैं। एग्जामिनेशन एंड चीफ टेक्निकल नाम असली यही है, फिर भी आप बोल चाल में आप केवल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है उसी का क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज पार्टी की तरफ से होगा, चार्ज ऑफिसर की तरफ से। जिसका नहीं हुआ उसका नहीं होगा, सीधे सीधे। पहले परीक्षा तब प्रति परीक्षा, पहले एग्जामिनेशन देन क्रॉस एग्जामिनेशन। इतनी बात क्लियर होगी। अब जब इन्होंने जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो जो इधर अभियोजन पक्ष है उनको लगता है कि मेरे विटनेस ने कुछ गड़बड़ बोल दी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो फिर अनुमति मांगते हैं कि साहब हम फिर से बात करना चाहते हैं। तो जब अनुमति मिल गई फिर से कर लीजिए बात। तो जब अपने ही पक्ष फिर से बात की जाती है तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। अब इसी तरीके से साइकिल, जब पुनः परीक्षा हुई फिर पूछेंगे, फिर करना है क्रॉस एग्जामिनेशन, यस नो, आप या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। ऐसे साइकिल चलता रहेगा, परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा के बाद अब एग्जामिनेशन ये चीज केवल पहला वाला होता है, अब प्रति परीक्षा पुनः परीक्षा चलेगी। कितनी बात क्लियर होगी? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब अगर आपने विटनेसेस का नाम लिखा ही नहीं ऊपर और नीचे लिख दिया कि आप प्रति परीक्षा कर सकते हैं, तो वो जरूर नाम लेगा ही। आप खुद कह रहे हैं आप कर सकते हैं, अच्छा आपने लिखा कि आप परीक्षा और प्रति परीक्षा कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप अपने विटनेस भी ला सकते हैं। उसके लिए वो परमिशन मांगेंगे कि मैं अपने ये 3 विटनेस लाना चाहता हूँ, मुझे इसकी परमिशन दी जाए। तो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं, इंक्वायरी ऑफिसर अनुज्ञा दे, अनुज्ञा का मतलब परमिशन दे भी सकते हैं और परमिशन देने से मना भी कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि आप 3 मांग रहे हैं, हम आपको ये 2 की परमिशन दे रहे हैं, 1 की नहीं दे रहे। तो जिसकी परमिशन नहीं दे रहे उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि इस वजह से हमने इनकी परमिशन नहीं दी। तो जब वो अपने विटनेस लाएगा, हमने लिखा ना कि आप परीक्षा और प्रति परीक्षा कर सकते हैं, तो परीक्षा जो है अपचारी अपने विटनेस की करेगा अगर वो अपने लाया है, और प्रति परीक्षा दूसरे की। तो जब क्रॉस, देखिए क्रॉस बन रहा है ना,
जब ऑपोजिट पार्टी से बात हो रही है उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये जो अपने विटनेस लाए हैं जिन पे चार्ज लगा, उनसे जब अभियोजन पक्ष बात करेगा तो वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है। ऑपोजिट पार्टी से जब भी बात होगी दैट विल बी नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन। तो चार्जशीट बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि चार्जशीट करेक्ट हो। जनरली चार्जशीट में देखा गया है बहुत से विभागों में कि उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो यही चीज़ नहीं है। दूसरी बात, हु शुड साइन द चार्जशीट। हमने कई जगह देखा एंड हु शुड प्रिपेयर द चार्जशीट। अब हमने कहा केवल नियमावली पढ़ने से नहीं हुआ, कोर्ट के जजमेंट भी, कोर्ट भी तो चीज़ें देते हैं ना, जो जुडिशियल प्रेसिडेंस है वो इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली हर मामला कोर्ट में जाना ही है अगर उसको आरोप सिद्ध हो गया। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो आरोप सिद्ध हो गया कोर्ट ना जाए, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। यस और नो। अब उसमें ये देखा गया 1000 से ऊपर मैंने जजमेंट्स का अध्ययन किया और मैंने ये पाया जो कोर्ट ने लिखा, जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, कुछ जगह ये देखा गया कि इंक्वायरी अफसर को ही चार्जशीट बनाने के लिए कह दिया जाता है। ये गलत है। इंक्वायरी ऑफिसर शुड नेवर प्रिपेयर द चार्जशीट। चार्जशीट बनाने वाला अधिकारी अलग होना चाहिए। हाँ, इंक्वायरी अफसर प्रेजेंट करेगा, चार्जशीट सर्व कर देगा, तामीली करा देगा, लेकिन प्रिपेयर ना करे। और हो सके तो इंक्वायरी अफसर सिग्नेचर भी ना करे। सिग्नेचर होने चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी के। अभी हम लास्ट में डूज एंड डोंट्स, जो मेरा अगला प्रेजेंटेशन है उसमें देखेंगे। बाकायदे प्रमुख सचिव कार्मिक ने जीओ निकाला और उसमें लिखा कि चार्जशीट should be approved and signed by the disciplinary authority. Disciplinary authority is the appointing authority. उनके द्वारा न केवल अप्रूवल बल्कि सिग्नेचर भी उन्हीं का होना चाहिए। अप्रूवल होता है नोटशीट पर और सिग्नेचर होता है उसी दस्तावेज पर जो सर्व होना। तो अप्रूवल भी देंगे और नोटशीट पर ओरिजिनल सिग्नेचर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। इंक्वायरी ऑफिसर को आदर्श स्थिति ये है कि चार्जशीट पर सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। कारण अभी बताता हूँ। और नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ द चार्जशीट विल नॉट बी डन बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। क्यों? विभिन्न कोर्ट से कहते हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हैं कि इफ द इंक्वायरी ऑफिसर प्रिपेयर्स द चार्जशीट or the inquiry officer signs the charge sheet, he or she believes the charges to be true even before starting of the inquiry. वो प्रेजुडिस हो जाता है पूर्वा। और मजे की बात है कि उस बेचारे को पता भी नहीं है कि मैं प्रेजुडिस हूँ, अवचेतन ही मानता है ना। और डिफरेंट कोर्ट्स कहते हैं द इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉट ओनली बी ए न्यूट्रल पर्सन, he or she must be a disinterested person. ये हम कह नहीं रहे, तो बता रहे हैं। कह कौन रहा है? कोर्ट्स कह रहे हैं। दोहरा दूं, डिफरेंट कोर्ट्स have said this, including Honorable Apex Court. The inquiry officer should not only be a neutral person, he or she must be a disinterested person. Disinterested person होना चाहिए। और हम कहते हैं, अगर मैं इंक्वायरी अफसर हूँ, मैंने चार्जशीट बनाई है, मैं कहता हूँ यार मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ पर मैं झूठ बोलता हूँ अपने आप से भी। और मजे की बात यह कि मुझे पता भी नहीं कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा, आपका जीवन को चलाने वाला कौन सा मन है? चेतन मन कि अवचेतन मन? आपके जीवन को चलाने वाला मन चेतन है या अवचेतन? अवचेतन ही चलाता है। ये जो आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है ना, आप यहाँ से गाड़ी उठाते हैं शाम को, जब आपका ऑफिस ख़त्म होता है और सीधे घर पे जब ब्रेक लगाते हो, रास्ते में याद ही नहीं आता कहाँ मुड़े थे, कहाँ लाल बत्ती आई थी, कहाँ। यंत्र चालित। सुबह अलार्म बजने से पहले आप उठ जाते हैं, सब कुछ आप यंत्र। ये तो आपको अवचेतन मन कराता रहता है ना।
आपने अभी कसम खाई कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, कोई बाबा जी ने आपको कसम खिला दी, आपने अभी भी कसम खाई और 10 मिनट बीते थे कि एकदम से आप फ्लेयर अप हो गए, एक झापड़ मार दिया, बदले में 4 खा लिए, कसम भूल गए। क्योंकि चलाने वाला आपका मन चेतन नहीं है, अवचेतन है, वही चलाता है। तो अगर मैं चार्जशीट, इफ आई एम एन इंक्वायरी ऑफिसर एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द चार्जशीट एंड आई हैव साइंड द चार्जशीट, in my subconscious mind I believe the charges to be true even before starting the inquiry. चेतन में मैं कहता हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप उसको धर्म संकट में डालिए ही मत ना, उसका वो चार्जेस फ्रेम ना करे, साइन भी ना करे। ठीक? अब देखिए सिद्धांत एक ही होते हैं, सिद्धांत एक ही होते हैं। उत्तराखंड वालों ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने क्लियर कट लिख ही दिया। क्या लिख दिया? आपके लिए सुझाव दिया, क्योंकि सिद्धांत अल्टीमेटली एक ही है, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत एक ही है। कोर्ट अंत में आपने जो लिखा है फिर वो नेचुरल जस्टिस पे आ जाएगा, तो इसी को भी काटने लगेगा कि आपने ये आपका प्रक्रिया रॉन्ग है। ठीक, वो तो वो देख जो सही है वो करेगा। उन्होंने क्या लिखा? जब चार्जशीट सर्व होती है तो इंक्वायरी अफसर नामित ही नहीं होता। जब उत्तराखंड में चार्जशीट सर्व होती है तो इंक्वायरी अफसर नामित ही नहीं होता। क्यों? उन्होंने लिखा, आपके यहाँ ये लिखा है, जो 99 की नियमावली 7 में लिखा वही है। इंक्वायरी कब होगी? इंक्वायरी कब होगी? इंक्वायरी तब होगी, सपोज मैं अपचारी हूँ, आपने मुझे चार्जशीट सर्व की, हो सकता है मैं चार्जेस को एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं कर सकता क्या? कोई हो सकता है लाखों में 2 हो जो मान ले, हाँ साहब हमारे मतलब हम पहले हमने नहीं मानते थे, कुंभ में नहा के आए, हमारा जमीर जाग गया, हम हाँ ठीक है हमने किया, ठीक मान लीजिए हो तो सकता है। अगर इंक्वायरी मेरी कब होगी? व्हेन आई रिफ्यूज द चार्जेस, व्हेन आई डिनाई द चार्जेस, तभी तो इंक्वायरी करेंगे आप। आपने मुझे चार्जशीट दी, मैंने स्वीकार कर लिया, तब इंक्वायरी क्या होगी? तो उत्तराखंड में इंक्वायरी अफसर नामित ही नहीं होता। आपकी भी नियमावली जो 99 की जो आप लोग हैं, उसमें 7 में यही है कि इंक्वायरी कब होगी? इंक्वायरी कब होगी? जब वो आरोपों से इनकार करेगा। उत्तराखंड ने और क्लियर कर दिया कि तब तक इंक्वायरी अफसर बनाओ ही मत, बनाओ ही मत। जब वो आरोपों से इनकार कर दे, अब इंक्वायरी होनी है, तब इंक्वायरी अफसर नामित होता है। तो सिग्नेचर का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ पे एक मामला आया नैनीताल का, नहीं देहरादून PWD का मामला, एक एक्सीएन साहब थे, उनको जो चार्जशीट दी गई उसमें इंक्वायरी अफसर के साइन थे। तो वहाँ उन्होंने कहा अरे यार इंक्वायरी अफसर के साइन भी हो गए, साइन नहीं होनी चाहिए, नहीं उस पर तो बात बाद में करेंगे, इंक्वायरी अफसर तो नामित ही नहीं होना था। इंक्वायरी अफसर तो जब ये एक्सीएन साहब मना करते चार्जेस तब नामित होता। सिद्धांत वही है। आपके यहाँ ये नहीं लिखा कि इंक्वायरी अफसर बाद में नामित होगा, लेकिन कोर्ट्स ये तो कह रहे हैं, कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये कि इंक्वायरी अफसर प्रेजुडिस ना हो जाए, तो ना तो इंक्वायरी अफसर चार्जेस फ्रेम करे और ना इंक्वायरी अफसर सिग्नेचर। कहाँ करे सिग्नेचर? कवरिंग लेटर पे करे ना। जब वो सर्व कर रहा है, इस चार्जशीट संलग्न है, तो जो ऊपर चिट्ठी है उस पर साइन करे ना, चार्जशीट पे साइन क्यों कर रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, लेकिन यहाँ तो जो प्रारूप बना हुआ है और शासन में भी जो प्रारूप बना हुआ है उसमें भी जांच अधिकारी का नाम लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है मेरे पास। मैं सब पे लिखा हुआ है। मैं आदरणीय चौहान साहब से मैं डेट लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। PWD से एक ऑर्डर जारी है, PWD से सचिव महोदय, हाँ वो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, कोर्ट के जजमेंट दिखाना चाहता हूँ, हुजूर इसको हेल्प कीजिए। सारे हमारी इंक्वायरी किसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आप इस प्रोसीजर को नहीं करेंगे, यदि आप इसको करते हैं हाँ तभी वो नहीं वो तो है, देखिए जो भी इसमें लिखा है अल्टीमेटली समझाने वाले तो कोर्ट्स हैं, समझाने वाले कोर्ट्स है, सिद्धांत वही। तो सिद्धांत को समझ लीजिए।
हाँ रिसेंट चीज़ है, बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है चीज़ें ना, कोई नए जजमेंट्स आते हैं, पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, और जो जुडिशियल प्रेसिडेंस है दैट विल प्रिवेल। नहीं, नामित वाला आप क्या नामित भले कर दें, अभी आपने लिखा नहीं है, उत्तराखंड लिख दिया, नामित भले हो जाए लेकिन वो साइन न करें। साइन करने में कोर्ट में आपका मामला गिर जाएगा, कोर्ट में 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा दैट द इंक्वायरी अफसर वाज प्रेजुडिस। अच्छी बात है। आपका जब कैप्सूल वीडियो आया था जी। ब्रिज कॉर्पोरेशन सर लेकिन सर हमारे मैनुअल में है सर, वहाँ पे आज की डेट में अरे यार मैनुअल बनाने वाले को शामिल हो गए। हाँ मैनुअल में है सर। मैनुअल में बदलाव की जरूरत नहीं, सबकी मेरा ये कहना है। सबकी जगह इस सब मैनुअल में बदलाव की जरूरत नहीं है, ये मैनुअल कहीं नहीं कह रहा है कि इंक्वायरी ऑफिसर के साइन होंगे। सर है, प्रारूप जो है हमारे प्रारूप में ही है। नियुक्ता अधिकारी अनुमोदित अरे तुम ये करके बता रहे हो शासन से जितनी चार्जशीट जारी होती है उसमें जो अपॉइंटिंग ऑफिसर है या मतलब दंडाधिकारी है वो साइन करके साइन approve करता है और उसके एक बाद तरह लिखा रहता है जांच अधिकारी, साइन करता बस है, फिर जांच अधिकारी साइन करता है। साइन करके बाद तो फिर ये उसको मैंने सोचा कि जांच अधिकारी से साइन कर देता है, असर जैसे कराता है। उसके संज्ञान में आ अच्छा गया जी। कि ये चार्जशीट आ गई है और यही चार्जशीट आगे रहेगी। कवरिंग पे कर देंगे। कवरिंग पे नहीं नहीं, होगी। इसीलिए चार्जशीट पे ही होना। पे sign करते हैं। सर चार्जशीट आप पे ये बना हुआ देखिए है। कि जो मामले कोर्ट में जा रहे हैं, हम 95 to 98% हम मुकदमे हार जाते हैं। सही है। हाँ नहीं, नहीं, प्राधिकरण नहीं कर सकता है। नियुक्ता तो कर ही रहा है, नहीं, नियुक्ता ही करेगा। नियुक्ता तो कर रहा है, नियुक्ता के साथ जांच अधिकारी sign। यहाँ नहीं नहीं, इसमें कोई लिखा है ना, यहाँ मेरा जो अभी जो 22 में जारी हुआ है प्रमुख सचिव कार्मिक की ओर से, उसमें लिखा हुआ है कि इंक्वायरी चार्जशीट शुड बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द अपॉइंटिंग लिख दिया। और वो भी उन्होंने एक कोर्ट में एक जजमेंट में कहा था, तब उन्होंने उस जजमेंट के बाद ये ऑर्डर किया। कोई दूसरा नहीं कर ठीक, सकता। तो ये है कि वो जजमेंट के आधार पर करते हैं टाइम टू टाइम, चलिए, ये वो लोग कुछ सब सर्व हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। देखिए हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर लिखा रहता है जांच अधिकारी, हमारे मैनुअल के लेकिन जांच अधिकारी को साइन नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो प्रेजुडिस हो जाएगा। और हम यदि नहीं कराते हैं तो क्या हम कोई वायलेशन नहीं आप एक अगले बैठक में ले जाके चेंज करा करवा दीजिए। चेंज करा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का देखिए हर चीज जब आप भारत के संविधान में इतने संशोधन कर सकते हैं तो मैनुअल क्या चीज है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज एक चीज जरा सुनो, एक चीज जरा बता दीजिए या आगे बता दीजिएगा कि जैसे चार्जशीट में आपने साक्ष्य और साक्षी जो ये बनाया है, एक कोई टिपिकल एग्जाम्पल आप बता दीजिए जहाँ साक्षी की जरूरत पड़े। कि जैसे नॉर्मली ये होता है कि सरकारी कामों में साक्षी की जरूरत, जैसे मारपीट हो जाए प्रपत्रों उसमें के तो साक्षी की जरूरत है, लेकिन प्रपत्रों में प्रपत्रों कहाँ पर की जरूरत और पड़ लेखा सकती है? प्रपत्रों के आधार आपके पास हो पर ना? जांच गठित होती है और उससे अगर आप साक्ष्य हाँ। वही कह रहा है ना, व्यक्ति का साक्ष्य नहीं जैसे होते, कोई- प्रपत्रों का नहीं, कोई अगर ऐसा केस आपने हो- साक्षी का नाम नहीं दिया है तो नीचे वो मत लिखिए कि आप प्रति परीक्षण कर सकते हैं। अदरवाइज वो नहीं, आप सर, वो विरोधाभासी हो गया। कोई एक केस कहीं का बता दीजिए सभी जिसमें साक्षी की जरूरत है। साक्षी का उल्लेख ही नहीं है। साक्षी की ठीक जरूरत है, क्यों है? देखिए बस चार्जशीट में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई साक्षी है ही नहीं तो आप उसको ये मत कहिए कि आप प्रति परीक्षण कर सकते हैं, आप जीरा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ही से जीरा करने लगेगा। ठीक, दूसरी बात ये है कि इंक्वायरी अफसर, अब इंक्वायरी अफसर का देखते हैं, अभी हम प्रेजेंटिंग अफसर को भी देखेंगे। ठीक, नाउ कंडक्टिंग द इंक्वायरी, आगे चलिए। नेक्स्ट इंक्वायरी अफसर एंड प्रेजेंटिंग अफसर, पहले इसको देख लें। आपके यहाँ अभी प्रेजेंटिंग अफसर की व्यवस्था है 99 में भी, यहाँ 716 में है। An inquiry officer is appointed to conduct the disciplinary proceedings in an impartial manner. अब यहाँ impartial बहुत जरूरी है। This officer is usually a senior official who is not directly involved in that case. और जो 22 में जो शासनादेश आया उसमें कहा कि इंक्वायरी ऑफिसर सामान्यतः अपचारी अधिकारी से 2 स्तर ऊपर होना चाहिए सामान्य। अब अगर 2 स्तर ऊपर अवेलेबल नहीं है, सीनियर तो होना ही चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जांच है तो कम से कम चीफ इंजीनियर होना चाहिए, ये 22 के जीओ में लिखा। ठीक, अच्छा अब ये जो इम्पार्शियल वाली बात की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले भी हमने बात की।
इंक्वायरी अफसर को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर बोलेंगे ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाएगा। इंक्वायरी अफसर का काम बुलवाना है, बोलना नहीं है। इंक्वायरी अफसर का काम सुनना है और बुलवाना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्जेस को प्रूव करना। हु विल प्रूव द चार्जेस? चार्जेस प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी? जिसने चार्ज लगाए। किसने लगाए चार्ज? प्रस्तुत करता हैं? प्रस्तुत करता चार्जेस तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने लगाए हैं। जी किसने लगाए? अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने। और हमने कहा चार्जेस प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। अच्छा, अभी ये मान लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर की जांच है और जीएम साहब अपॉइंटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी अफसर